मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों में हम अवसर लागत सिद्धांत जो कि प्रोफेसर हेबर्डर के द्वारा दिया गया था उस सिद्धांत की चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में जो तीन स्थिति बताई थी, स्थिर अवसर लागत की, वर्तमान अवसर लागत की, ह्रासमान अवसर लागत की, इन तीनों स्थितियों का वर्णन किया और साथ में हमने ये देखा कि ये सिद्धांत जो है रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत से श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिकॉर्डों का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है वो सिर्फ स्थिर अवसर लागत की या स्थिर लागत में ही लागू होता है, जबकि हेबर्डर के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है वो सभी लागतों में लागू होता है और साथ में इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इस सिद्धांत को जो है ज्यादा महत्व दिया जाता है रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की तुलना में। फिर भी इस सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई थी या कुछ आलोचनाएं इसकी की गई है। उसमें जो प्रमुख नाम आता है वो आता है प्रोफेसर जैकब वाइनर का। उनके अनुसार इस सिद्धांत में कौन कौन सी आलोचनाएं गई है और साथ में और भी अन्य अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए आलोचनाएं, अंतरराष्ट्रीय हेबर्डर के सिद्धांत की आलोचनाएं। पाई जाती है उसके बारे में बताया जाता है कि इस सिद्धांत में ये कमियां रह गई है। इसमें सबसे पहली जो कमी है वो है आर्थिक कल्याण हेतु अप्रासंगिक। देखिए, आर्थिक कल्याण हेतु, आर्थिक कल्याण हेतु अप्रासंगिक, आर्थिक कल्याण हेतु अप्रासंगिक। इस सिद्धांत के प्रमुख आलोचकों में जैकब वाइनर का नाम आता है। जैकब वाइनर, आप नाम भी दे सकते हो। तो इस सिद्धांत के आलोचकों के रूप में प्रोफेसर जैकब वाइनर का नाम आता है। वो ये कहते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के वास्तविक लागत सिद्धांत की तुलना में जो अवसर लागत सिद्धांत है, ये सिद्धांत की व्याख्या कल्याणकारी नीतियों के लिए या कल्याणकारी नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। कहने का मतलब जो रिकॉर्डों का सिद्धांत है उसकी अपेक्षा ये सिद्धांत जो है कल्याणकारी जो नीतियां होती है उसकी व्याख्या करने में ये सफल नहीं होता है। इसलिए ये सिद्धांत आर्थिक कल्याण हेतु अप्रासंगिक माना जाता है प्रोफेसर जैकब वाइनर और अन्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि कल्याण होना तो बहुत ही जरूरी है। जब तक आर्थिक कल्याण नहीं होगा तो कोई भी सिद्धांत है उसका सही रूप से जो है यूज नहीं हो पाता है, सही रूप से उसका महत्व नहीं रह जाता है। इस दृष्टि से आर्थिक कल्याण की दृष्टि से जो है इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इसके बाद सेकंड आलोचना जो है वो है साधनों की मात्रा में परिवर्तन की अवहेलना। साधनों की मात्रा में परिवर्तन की, साधनों की मात्रा में परिवर्तन की अवहेलना, साधनों की मात्रा में
परिवर्तन की अवहेलना। जो उत्पादन किया जाता है, जो कि उत्पादन के साधनों को काम में लेकर किया जाता है, वहाँ पर परिवर्तन करने से संबंधित इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत जो है उत्पादन के साधनों की पूर्ति को कैसा मानकर चलता है? उत्पादन के साधनों की पूर्ति को स्थिर मानकर चलता है। हम उत्पादन के साधन में आप भूमि की मात्रा को स्थिर रख सकते हो, श्रमिक की मात्रा है, पूंजी की मात्रा है, ये तो परिवर्तित होती है, जो कि इस सिद्धांत के अनुसार ये उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साधन ऐसे होते हैं जिनको परिवर्तित किया जा सकता है भूमि के अलावा। इस प्रकार साधनों के मूल्य का उनकी पूर्ति पर प्रभाव भी पड़ता है। अगर साधन सीमित होते हैं तो उनकी कीमत ज़्यादा होती है, अगर साधन असीमित होते हैं या ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उनकी कीमत भी उसी हिसाब से निर्धारित होती है, यानी उनकी कीमत कम होती है सीमित साधनों की अपेक्षा। इस प्रकार साधनों की मात्रा में परिवर्तन की यहाँ पर अवहेलना की गई है। यहाँ पर साधनों को कैसा माना है? स्थिर माना है, जबकि साधन कुछ स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, या जिनको है उत्पादन के हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। इस दृष्टि से इसकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट आलोचना की हम बात करते हैं इसी सिद्धांत के अंतर्गत श्रमिकों के अधिमानों की अवहेलना। श्रमिकों के अधिमानों, अधिमानों का मतलब क्या होता है? रुचि जिसको बोलते हैं। श्रमिकों के अधिमानों की अवहेलना। पसंद, रुचि, अधिमान तीनों एक ही चीज होती है। आप इसको किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हो। अवसर लागत सिद्धांत आय के विरुद्ध श्रमिक के आराम के अधिमान को कोई महत्व नहीं देता, यानी कि अगर व्यक्ति की आय लगातार बढ़ती चली जा रही है तो वो आराम को महत्व नहीं देता, जबकि कुछ समय के बाद व्यक्ति को या श्रमिक को जो है आराम भी करना होता है। समान मजदूरी प्रदान करने वाले दूसरे व्यवसाय के अधिमान पर भी ये विचार नहीं करता कि जहाँ पर मजदूरी समान हो रही है या समान है, व्यवसाय दूसरा है, वहाँ पर के बारे में भी इसमें विचारों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और ये मानकर चलता है कि साथ में श्रमिक विभिन्न व्यवसायों के प्रति तटस्थ रहते हैं, कहने का मतलब स्थिर रहते हैं, जबकि उनको ये पता नहीं है कि अगर श्रमिक की काम करने की क्षमता पर या काम करने की क्षमता पर किसी व्यवसाय का फर्क पड़ रहा है तो वो श्रमिक जो है दूसरे व्यवसाय की तरफ भी जा सकता है अगर उसे मजदूरी समान प्राप्त हो रही है, या ज्यादा मजदूरी मिलने पर श्रमिक के स्वास्थ्य पर अगर खराब असर पड़ रहा है तो वो श्रमिक उस काम को छोड़कर कम मजदूरी की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि वहां पर उसका स्वास्थ्य सही रहता है। इस प्रकार श्रमिकों के अधिमानों की अवहेलना यहाँ पर की गई है, जो इस सिद्धांत की कमी के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट है मांग पक्ष के गतिरोध। मांग पक्ष में गतिरोध यानी बाधा, जिसको अपन बोलते हैं रुकावट, आप इसको बोल सकते हो, बाधा आप बोल सकते हो। तो अवसर लागत सिद्धांत में पूर्ति पक्ष के द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान तो संभव है कि पूर्ति पक्ष से जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनका समाधान तो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन मांग पक्ष के यहाँ से या मांग पक्ष की तरफ से जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है उनकी यहाँ पर संविधान की कोई चर्चा या उनके समाधान की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। इस प्रकार मांग पक्ष द्वारा कुछ गतिरोध उत्पन्न होते हैं। अवसर लागत सिद्धांत में उपभोग का जो है या उपभोग उदासीनता पत्रों की धारणा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि एक तटस्थता वक्र पर या एक उदासीनता वक्र पर जो है उपभोक्ता किसी भी बिंदु पर रहे उसे संतुष्टि कैसी मिलती है? समान मिलती है। लेकिन अगर उपभोक्ता की मांग अलग है और आप उसको दूसरी वस्तु की मात्रा ज्यादा दे रहे हो तो उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार यहाँ पर मांग पक्ष के गतिरोध की भी समस्या जो है उत्पन्न हो रही है, या इसके कारण जो भी समस्या हो रही है उसको दूर नहीं किया
पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित। ये तो मैं आपको शुरू से ही बोलती आ रही हूँ कि कोई भी सिद्धांत की आप आलोचना करो, कोई भी सिद्धांत की आप कमी हो, उसमें अपने को दो जो आलोचना है वो तो हर सिद्धांत में हर नियम के अंतर्गत आती है, जिसमें एक तो होता है पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता और एक होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित। पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित इस सिद्धांत की, ये सभी सिद्धांतों में ये कमी तो पाई जाती है, ये कोई नई कमी नहीं है। अवसर लागू सिद्धांत ये मानकर चलता है कि वस्तु बाजार हो चाहे साधन बाजार हो, चाहे आप वस्तु बाजार की बात करो चाहे आप साधन बाजार की बात करो, सभी में पूर्ण विद्यमान रहता है, परंतु वास्तविक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता के अलावा और भी स्थितियां पाई जाती है, जैसे कि अपूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकारी बाजार है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को मानकर चलने से इस सिद्धांत की इसमें जो है आलोचना की जाती है। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित। पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं तो अवसर लागू सिद्धांत या सभी सिद्धांतों में ये कमी पाई जाती है कि उत्पादन के जो विभिन्न साधन होते हैं उन सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है, जबकि व्यवहार में अर्थव्यवस्था में आप कहीं भी देखो तो पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है, चाहे वो अल्पकाल में हो या कम समय के लिए हो, बेरोजगारी होती है। इस प्रकार पूर्ण रोजगार की मान्यता को मानकर चलने से भी इस सिद्धांत में ये कमी के रूप में उभर कर आई है। इन सभी मान्यताओं की अगर हम आलोचनाओं की बात करते हैं तो इन आलोचनाओं में ये जो दो आलोचनाएं हैं, ये लास्ट की जो कि पूर्ण प्रतियोगिता की और पूर्ण रोजगार की, ये दोनों आलोचनाएं आपको सभी सिद्धांतों के अंतर्गत देनी है और बाद में जो बची है चार, ये कुछ कुछ में अलग अलग होती है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। इन सभी आलोचनाओं के विवेचन से स्पष्ट होता है कि यद्यपि अवसर लागू सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण पूर्णतया इसे दोषमुक्त नहीं माना जा सकता है, इसमें कुछ कमियां पाई जाती है, परंतु जो प्रोफेसर हैबर्डर है उनके द्वारा प्रतिपादित अवसर लागत सिद्धांत ने रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के दोषों को दूर करके महत्वपूर्ण कार्य किया है। कहने का मतलब जो भी कमियां रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में पाई जाती है उन कमियों को दूर करने का प्रयास प्रोफेसर हैबर्डर के द्वारा किया गया है और उन कमियों को दूर भी किया गया। फिर भी ये सिद्धांत जो है काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है क्योंकि इसने बहुत सारी कमियों को दूर किया है और उत्पादन के साधनों के संबंध में एक गतिशील धारणा प्रस्तुत की है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो उत्पादन के साधन होते हैं वो स्थिर नहीं होते, उत्पादन के साधन गतिशील होते हैं और साथ में सिर्फ स्थिर स्थिति नहीं होती है या उत्पादन के साधनों को स्थिर नहीं मान सकते हैं, इसमें जो है वर्तमान और ह्रासमान लागतें भी पाई जाती है। इस प्रकार ये आपके अवसर लागत सिद्धांत के आलोचनाओं को करते हुए ये सिद्धांत यहीं पर खत्म होता है। इस सिद्धांत की आलोचनाओं में आप लिख लीजिए, फर्स्ट आलोचना आर्थिक कल्याण हेतु ये सिद्धांत अप्रासंगिक माना जाता है। सेकंड आलोचना है इसकी साधनों की मात्रा में परिवर्तन की इसने अवहेलना की है, जबकि साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है श्रमिकों के अधिमानों की भी अवहेलना की गई है, जबकि श्रमिकों के अधिमान
या उसकी जो पसंद होती है, जो उसकी रुचि होती है, वो भी बदलती रहती है। मांग पक्ष के गतिरोध से उत्पन्न कठिनाइयों को ये दूर नहीं करता है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता पर यह सिद्धांत आधारित है और साथ में पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर भी आधारित है। ये आलोचनाएं होने के बाद इस सिद्धांत की आपको जो है सारांश रूप में हमें ये बताना है कि रिकॉर्डों का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, ये रिकॉर्डों का तुलनात्मक लागत सिद्धांत से या रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के दोषों को दूर करते हुए एक अच्छा या एक श्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत की जो आलोचनाएं हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टॉपिक में क्वेश्चंस की अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। टॉपिक के अंतर्गत छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। छोटे क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो बनता है वो होता है अवसर लागत किसे कहते हैं, या अवसर लागत से आप क्या समझते हैं, या अवसर लागत किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वर्तमान या बढ़ती हुई कर दो बोले, बात एक ही है। बढ़ती अवसर लागत तथा ह्रासमान अवसर लागत, बढ़ती अवसर लागत तथा ह्रासमान अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। बढ़ती अवसर लागत तथा ह्रासमान अवसर लागत से आप क्या समझते हैं, ये भी आ सकता है। बढ़ती हुई अवसर लागत को वर्तमान भी बोलते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बढ़ती को वर्तमान बोलते हैं तो साथ में आप लोग वर्तमान भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आप लिखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। यह आपके 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करिए या व्याख्या कीजिए या समीक्षा कीजिए, बात एक ही है। इस प्रकार आपका जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों की अगर अपन बात करते हैं तो रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के बाद अवसर लागत सिद्धांत भी पूरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत जो होगा वो होगा आपका हेक्सर-ओवलिन का सिद्धांत, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है। रिकॉर्डों का तुलनात्मक लागत सिद्धांत और हेक्सर-ओवलिन सिद्धांत दोनों ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, तो आप इन दोनों सिद्धांतों को तैयार करिए। और अवसर लागत सिद्धांत कभी कभी पूछ लिया जाता है,
बार जो है छोटा क्वेश्चन आ जाता है। इस प्रकार ये सिद्धांत यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सिद्धांत की चर्चा करेंगे।